याद रखिए कि तुर्की के अंदर भी फौजी बगावतों की एक तारीख है। तो ये भी देखना होगा कि कहीं बीच में से तीसरी कुव्वत जो है वो इन हालात का फ़ायदा उठा के तुर्की के इक़्तिदार पर कब्जा ना कर ले। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त तुर्की में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। इस्तांबुल में 50 लाख लोग निकले मुजाहरा करने के लिए, जो शायद इस्तांबुल की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा था। ये मुजाहरे जो है ये इस्तांबुल के जो मेयर हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद पेश आए। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब इस्तांबुल के जो मेयर हैं और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के जो चुने हुए सदारती उम्मीदवार हैं 2028 के इंतखाबात के लिए, इकरम इमामोग्लू, उनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी से बहुत गम गुस्सा पाया गया और ये गम गुस्सा जो है इस्तांबुल से फैलता हुआ अब पूरे तुर्की में जा पहुंचा है और जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। इस वक्त 29 मार्च को यानी हफ्ते के दिन इस्तांबुल में बहुत बड़े एक और एहतजाज की कॉल दी गई है और इस हवाले से तुर्की की जो पुलिस है और जो एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको भी तैयार किया जा रहा है और डिप्लॉय किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि यूरोपीय ममालिक जो है उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है और अर्दगान के ऊपर इतने बड़े क्रैकडाउन का कोई जो है सवाल उनसे नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि तुर्की से गैस और तेल की और दूसरी चीज़ों की जो यूरोप को मदद मिलती है, वो एक्सपोर्ट्स होती हैं यूरोप में, वो 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हैं और वो नहीं चाहते कि वो तुर्की को, अर्दगान को, जो इस वक्त वहाँ के सदर हैं, इनको अपसेट करे, क्योंकि उसके हाथ में ये हथियार है तो वो उसको अपसेट नहीं करना चाहते। और सिर्फ ज़ुबानी कलामी उन्होंने बयान दिए हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं इनको जमहूरी तरीके से डील किया जाए वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि अर्दगान के खिलाफ जो ये तहरीक चली है ये पहली तहरीक नहीं है। इससे पहले 2013 में आपको याद होगा गिजी पार्क के प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पे एक दरख्त काटने के ऊपर अचानक लोग बिफर गए और वो बड़े सख्त मुजाहरे हुए, उसमें बड़ी गिरफ्तारियां हुई और लोग उसमें मारे भी गए थे और वो कई हफ्ते वो तहरीक चली, लेकिन बाद में फिर वो तहरीक जो है उसको कुचल दिया गया। अब टर्की के हवाले से जो है वो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है शहरियों के दरमियान, क्योंकि टर्की एक सेकुलर मुल्क है, बल्कि पहले ज़्यादा सेकुलर था। अर्दगान ने रवायती जो मजहबी कार्ड खेल के और वो जो सल्तनत उस्मानिया का एक रवायत रही है माजी की, उसको सेंटीमेंट को उकसा कर तो टर्की के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहां से उसको बहुत सपोर्ट मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी। ये इसी तरह है जिस तरह सर, जिनको अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया, और वो सर का खिताब क्यों दिया जाता है वो आपके सोचने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब ने जो तस्वर दिया था निशात सानिया का, वो जो पीटते और रोते थे कि इस्लाम जो है स्पेन तक चला गया, और उसी के इर्द गिर्द जो है उन्होंने ये सारा इस्लामिक पोइट्री और ये सारी की। तो वही चीज़ जो है अर्दगान कर रहा है और करता रहा है, जिसकी बुनियाद पे उसको एक सॉलिड यानी मुस्तहकम ठोस बेस फराहम हुई थी इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी कि जो वोट देने वाली अवाम होती है, जो वोट देने के काबिल होते हैं, उसके अंदर उसने अपनी एक बेस बनाई थी। लेकिन वो बेस जो है उस वक्त सुकड़ना शुरू हो गई जब इन्होंने जमहूरी जो इक़्तिदार हैं उनके ऊपर हमला शुरू किया और फिर उनके ऊपर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ बददुआनी बहुत हो रही है और इकॉनमी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, शफाफ नहीं है। इकॉनमी की सूरत हाल ये थी कि 2022 में जो अफरात ज़र है, महंगाई है, वो 85%
तक उसमें इजाफा हो गया था। इस वक्त भी जो है जनवरी के महीने में जो अफरात ज़र है कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी 42% है और बहुत ज़्यादा महंगाई है। और इसकी वजह से लोग जो है वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो चुकी है। फिर ये है कि ये जो गिरफ्तारी इन्होंने की है इसकी वजह से और हंगामे शुरू हो गए और इकरम जो है वो सदारती उम्मीदवार हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है इससे जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, जो सरमायाकार का एतमाद होता है एक मंडी के ऊपर, वो भी एतमाद डगमगा रहा है और मंडी जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो गई है इन मुजाहरों की वजह से। अब ये जो तैयब अर्दोगान हैं, ये 2028 में जो इंतखाबात आ रहे हैं उसके इंतखाबात के आते आते ये चाहते हैं कि सदारती आमरीत की तरफ जाया जाए, यानी प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप की तरफ जाया जाए। तो ये इस्लाहात करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी असम्बली के ज़रिए। लेकिन अब देखें ये जो मुकाबला होगा उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि 2028 में जो इलेक्शन होंगे वो इकरम इमाम उगलू और तैयब अर्दोगान के दरमियान होंगे सदारती इंतखाबात। ऑलरेडी एक से ज़्यादा मरतबा इस्तांबुल की सीट पर ये जो इकरम है, ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, इसके जो लीडर हैं वो 2 से 3 दफ़ा शिकस्त दे चुके हैं अर्दोगान को इस्तांबुल की सीट पे। और वो बहुत पॉपुलर हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक, करिश्मेटिक हैं। और वो 3 पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है तैयब अर्दोगान की, उसको शिकस्त दे चुके हैं। और प्रेसिडेंशियल जो पोल होती है, यानी सदारती इंतखाबात के हवाले से जो पोलिंग होती है ना, पहले लोगों से उनकी ओपिनियन पूछी जाती है कि भाई आप किसको सपोर्ट करेंगे, उसमें भी इकरम जो है ये आगे हैं। तो संडे को पिछला जो इतवार गुजरा है, यानी उस पे जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपना प्राइमरी इलेक्शन किया था, जिसमें इनको चुना गया पार्टी की तरफ से कि इकरम जो है ये पार्टी के नामजद उम्मीदवार होंगे सदारती इलेक्शन के लिए 2028 में। अब जब से तैयब अर्दोगान इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने 20 साल से ज़्यादा हो गए इनको इक़्तिदार में, इन्होंने अपनी ताकत को मरकज़ियत दी है, यानी उसको सेंट्रलाइज किया है। इन्होंने जमहूरी इक़्तिदार जो है उनको बिल्कुल उनकी परवाह नहीं की, जहाँ पे आया दिल किया उनको रोंदा। और फिर इन्होंने ख़ास तौर पर जो अपोजिशन होती है या जो मुखालिफ लोग आवाज़ होती है उन आवाज़ों को भी मुसलसल दबाया। अब यूरोप का मसला ये है नाज़रीन कि यूरोप अपने मफादात की खातर जो है तुर्की में होने वाले इन मुजाहरों के ऊपर जो बरबराना यानी बर्बरियत आमेज जो क्रैकडाउन है उसकी खुलेआम जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, उस पर कोई संजीदा एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि दूसरी तरफ मुंह फेर लिया है उन्होंने। और उसकी वजह जैसा मैंने आपको बताया, गैस, तेल वगैरह ये सारा जो है अरबों रुपए की एक्सपोर्ट होती है, बिजनेस होता है तुर्की के साथ इसका, यूरोपियन यूनियन का। फिर माइग्रेशन है, आपको याद होगा सीरिया के वक्त जब कितना माइग्रेट होके तो वहाँ से यूरोप की तरफ लोग आए, तो एक माइग्रेशन का इशू भी है, तजारत है, एनर्जी है और डिफेंस है। ये जो यूक्रेन की जंग है इसमें जो ब्लैक सी कोस्ट है, ये जो राहदारी है, इसको कंट्रोल करना ताकि जो सैंक्शंस रूस पे लगाई गई हैं वो बरकरार रखी जाएं और कोई स्मगलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें ना हो, उसमें भी तुर्की का एक अहम किरदार बनता है। इसके बाद अब देखना ये है कि 29 मार्च को जो मुजाहरों की कॉल दी है उसका क्या नतीजा निकलता है। ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि अर्दोगान के दिन लदे जा चुके हैं। अर्दोगान का अब जो है वो अगला इलेक्शन जीतना जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और याद रखिए कि तुर्की के अंदर भी फ़ौजी बगावतों की एक तारीख़ है, तो ये भी देखना होगा कि कहीं बीच में से
तीसरी कुव्वत जो है वो इन हालात का फ़ायदा उठा के तुर्की के इक़्तिदार पर कब्ज़ा ना कर ले। देखते याद रखिए कि तुर्की के अंदर भी फ़ौजी बगावतों की एक तारीख़ है, तो ये भी देखना होगा कि कहीं बीच में से तीसरी कुव्वत जो है वो इन हालात का फ़ायदा उठा के तुर्की के इक़्तिदार पर कब्ज़ा ना कर ले। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।